डीजीसीए ने गो फर्स्ट को लाइसेंस रद्द करने की क्यों दी धमकी? एनसीएलटी ने स्पाइसजेट को क्यों जारी किया नोटिस? इन्वेस्को ने क्यों घटाया स्विगी का वैल्यूएशन? मैनकाइंड फार्मा के शेयरों की कैसी हुई लिस्टिंग? गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों ने क्यों बनाया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर? टाटा स्टील के कारोबार में क्या है दिक्कतें? इन सब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की। पहली खबर, कर्ज के संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइन का लाइसेंस रद्द करने तक की धमकी दे दी है। डीजीसीए ने एयरलाइन से कठोर शब्दों में पूछा है कि उसका लाइसेंस रद्द नहीं करने की वजह बताएं। इससे पहले सोमवार को डीजीसीए ने एयरलाइन की ओर से टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा खबर यह भी है कि कई ट्रैवल एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर भी गो फर्स्ट के खिलाफ एनसीएलटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी का गो फर्स्ट पर करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। आपको याद होगा, डीजीसीए ने पिछले हफ्ते यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा लौटाने का निर्देश दिया था, खासकर वो लोग जो कंपनी की सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाए हैं। साथ ही खबर यह भी है कि कंपनी के लेसेस यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनियों ने डीजीसीए से गो फर्स्ट के 13 अतिरिक्त विमान डी रजिस्टर करने की अर्जी दाखिल की है। इस तरह डी रजिस्टर किए जाने वाले विमानों की संख्या बढ़कर 36 पर पहुंच गई है, क्योंकि इससे पहले 23 विमानों को डी रजिस्टर करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि गो फर्स्ट के कुल 54 एयरफ्रस विमानों का बेड़ा है। दूसरी खबर, नेशनल कंप्यूटर ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने नकदी की कमी से जूझ रही एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। दरअसल सोमवार 8 मई को एनसीएलटी में स्पाइसजेट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू किए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। यह अर्जी लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनी एयर कैसल ने दी थी। एयर कैसल ने एनसीएलटी से कहा कि स्पाइसजेट ने उसका पेमेंट डिफॉल्ट किया है। हालांकि स्पाइसजेट ने जवाब में कहा कि कंपनी ने एयर कैसल से कोई भी विमान लीज पर नहीं ले रखा है और इसी अर्जी से कारोबार पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं होगा। अब इस मामले में एनसीएलटी में 17 मई को अगली सुनवाई होगी। तीसरी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी और नेस्ले की पेरेंट कंपनी नेस्ले एसए चिंग्स सीक्रेट नाम के फेमस ब्रांड को ऑपरेट करने वाली मुंबई की कंपनी कैपिटल फूड्स को खरीदने के लिए टाटा कंज्यूमर और क्राफ्ट्स हाइंस के साथ मुकाबला कर रही है। इसके अलावा आईटीसी को भी इस कंपनी के लिए एक संभावित खरीदार के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी नामा के एपिसोड नंबर 67 में हमने आपको बताया था कि नेस्ले एसए मुंबई की कंपनी कैपिटल फूड्स को खरीदने के लिए फाइनल बिडर्स की सूची में शामिल हुई है। इस सौदे के अनुसार कैपिटल फूड्स की वैल्यू 50 से 80 करोड़ डॉलर के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि कैपिटल फूड्स देसी चाइनीज फ्लेवर्स में चिंग्स सीक्रेट ब्रांड के तहत स्पाइसी नूडल्स और फ्यूजन चटनीज बेचती है। इसके अलावा ये कंपनी स्मिथ एंड जॉन्स के नाम से कुकिंग पेस्ट और मसाला मिक्सेस भी बेचती है। एचयूएल, ओरिका और निसिन फूड्स एंड जनरल मिल्स को सबसे पहले हिस्सा खरीद के लिए अप्रोच किया गया था और शुरुआती बोलियों में ये तीनों कंपनियां टॉप बिडर्स के तौर पर सामने आई थीं। चौथी खबर, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 13 करोड़ डॉलर के कर्ज को समय से पहले चुकाने की घोषणा की है। अदानी पोर्ट्स ने पिछले महीने 2024 में मैच्योर होने वाले 13 करोड़ डॉलर मूल्य के बॉन्ड के लिए टेंडर जारी किया था। इनका कूपन रेट 3.375% है। कर्ज को समय से पहले चुकाकर अदानी समूह निवेशकों का भरोसा जीतना चाहता है। जनवरी से लेकर अब तक देखें तो अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू 114 अरब डॉलर घट चुकी है। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, क्योंकि स्टार्टअप्स को लेकर भी आज कई तरह के अपडेट सामने आए हैं। पहली खबर, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल टेक स्टार्टअप ओयो की ओर से वित्त वर्ष 2024 में 5 से 5.5 करोड़ डॉलर के एबिडा यानी कामकाजी मुनाफा दर्ज करने का अनुमान जारी किया है। मूडीज का यह अनुमान हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की मांग में और रिकवरी, स्टोर फ्रंट्स की संख्या में इजाफे और खर्चों में कमी पर आधारित है। इससे पहले भी मूडीज ने ओयो की ओर से वित्त वर्ष 2024 में पॉजिटिव एबिडा दर्ज करने का अनुमान जारी किया था। हालांकि मूडीज का यह भी अनुमान है कि इस कामकाजी मुनाफे से कंपनी अपने 8.5 करोड़ डॉलर के ब्याज खर्च का भुगतान नहीं कर पाएगी, जिस वजह से वित्त वर्ष 2024 में कंपनी को घाटा हो सकता है। दूसरी खबर, यूएस की इन्वेस्टमेंट फर्म इन्वेस्को ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के वैल्यूएशन में एक बार फिर कमी की है। अमेरिकी शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 के अंत तक इन्वेस्को ने स्विगी का वैल्यूएशन घटाकर 5.5 अरब डॉलर कर दिया है, जो पहले 8.2 अरब डॉलर पर था। यानी कि कंपनी के वैल्यूएशन में 33% या 1/3 की कमी की गई है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी इन्वेस्को ने स्विगी के वैल्यूएशन में
23% की कमी की थी, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट में गिरावट के चलते की गई थी। दरअसल स्विगी में इन्वेस्को ने करीब $70 करोड़ का निवेश किया हुआ है और इन्वेस्को का कहना है कि वो अपने पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन करने के लिए बाजार की अन्य कंपनियों पर भी नजर रखते हैं। स्विगी की प्रतिद्वंदी कंपनी जोमैटो, जिसकी 2021 के टेक बूम में लिस्टिंग हुई थी, उसके भाव में 2 साल पहले के मुकाबले करीब 50% की गिरावट हो चुकी है, जिस वजह से इन्वेस्को ने स्विगी के लिए भी अपना ये फैसला लेने पर मजबूर हो गई है। तीसरी खबर, बेंगलुरु के एडटेक स्टार्टअप क्यूमैथ ने अपने 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। फिलहाल कंपनी के करीब 800 कर्मचारी हैं। उस हिसाब से देखें तो कंपनी के करीब 12.5% स्टाफ को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कंपनी के मुताबिक ये छटनी कारोबार को सुधारने और ग्रोथ को बढ़ावा देने की मंशा से की गई है। गौरतलब है कि मनन खुरमा की कंपनी में सीईओ के पद पर वापसी हुई है, जो पहले क्यूमैथ के फाउंडर और चेयरमैन थे, और कंपनी के मौजूदा सीईओ विवेक सुंदर को एडवाइजरी रोल में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्यूमैथ ने जून 2022 में सीरीज सी फंडिंग राउंड में $5.7 करोड़ की पूंजी हासिल की थी और उस समय कंपनी का वैल्यूएशन $40 करोड़ के आसपास आंका गया था। स्टार्टअप अपडेट के बाद अब बढ़ते हैं बाजार की ओर। कुछ ऐसे शेयरों पर नजर डालते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और उसके पीछे की वजह भी समझ लेते हैं। पहली खबर, फार्मा कंपनी मैनकाइंड फार्मा की शेयर बाजार में धमाकेदार अंदाज में एंट्री हुई। 1080 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले बीएसई पर मैनकाइंड फार्मा का शेयर 1300 रुपए पर यानी 20% के प्रीमियम पर खुला और लिस्टिंग के दिन ही शेयर ने 1430 रुपए का उच्चतम स्तर भी छुआ। मजबूत लिस्टिंग के पीछे 2 बड़ी वजह समझी जा रही हैं। पहला, संस्थागत निवेशकों की ओर से इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस। ये आईपीओ कुल 15.3 गुना सब्सक्राइब हुआ था, पर क्यूआईबी यानी संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 49 गुना से ज्यादा भरा था, जबकि रिटेल निवेशकों का कोटा पूरा 1 गुना भी नहीं भर पाया था। दूसरी वजह यह है कि लिस्टिंग से पहले मैक्वेरी की ओर से जारी बुलिश रिपोर्ट। मैक्वेरी ने इस शेयर पर आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है और लक्ष्य 1400 रुपए का दिया था, जो लिस्टिंग के 1 घंटे में ही हासिल हो गया। मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर 2022 तक इस कंपनी के पास 280 करोड़ रुपए की नकदी थी। साथ ही इस कंपनी का क्रॉनिक यानी स्थायी बीमारियों से जुड़ी दवाओं पर फोकस है, जिससे आगे कारोबार में ग्रोथ के साथ साथ मार्जिन में भी सुधार होगा। 9 मई को लिस्टिंग के दिन शेयर करीब 32% की मजबूती लेकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी टाटा स्टील का शेयर बीते 1 साल में करीब 13% लुढ़क चुका है। दरअसल कंपनी की दिक्कतें और चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसका आप चार्ट में भी बयान साफ तौर पे देख सकते हैं। खासकर कंपनी के यूके के कारोबार को लेकर, जो कि टाटा स्टील यूरोप के बिजनेस का हिस्सा है। कंपनी ने यूके के कारोबार को जारी रखने को लेकर अनिश्चितता की चेतावनी जारी की है। इसकी 2 मुख्य वजह हैं, एक बाजार की खराब स्थिति और दूसरा यूके की सरकार से मिलने वाली सपोर्ट। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने घोषणा की थी कि कंपनी अगले 12 महीने में यूके के कारोबार को जारी रखने पर फैसला लेगी। यूके के कारोबार में सबसे बड़ी अनिश्चितता सरकारी सपोर्ट ही है, क्योंकि कंपनी को अपने स्टील उत्पादन की प्रक्रिया नेचुरल गैस और कोयले से बदलकर इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट करनी है, ताकि कार्बन एमिशन कम किया जा सके यानी डीकार्बनाइजिंग की जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को सरकार से 30 करोड़ पाउंड की मदद मिलेगी, जबकि केवल पोर्ट टैलबर्ट प्लांट की डीकार्बनाइजिंग के लिए 3 अरब पाउंड तक का खर्च होगा। कंपनी ने यूके की सरकार से 1.5 अरब पाउंड की मांग की है। सरकारी सपोर्ट को लेकर फैसला इसलिए अहम है क्योंकि टाटा के ब्लास्ट फर्नेसिस यानी भट्टियों का जीवन काल अगले 12 से 24 महीने में खत्म हो रहा है और इलेक्ट्रिक भट्टियां बनाने में 4 से 5 साल का समय लगता है। मार्च तिमाही में टाटा स्टील के कंसो मुनाफे में करीब 84% की गिरावट हुई थी और यूरोपीय कारोबार के मुनाफे में 60% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि कंपनी के पोर्ट टैलबर्ट प्लांट की 5 MTPA यानी कि 50 लाख टन सालाना की क्षमता है, जिसमें 8000 कर्मचारी भी काम करते हैं। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में टाटा स्टील यूके ने $15 करोड़ का कैश बर्न दर्ज किया है और वित्त वर्ष 2024 में कुल 16,000 करोड़ रुपए के क्षमता विस्तार खर्च में से 700 से 800 करोड़ रुपए तक का खर्च यूके के एसेट्स के रखरखाव पर ही किया जाएगा। तीसरी खबर, 9 मई यानी मंगलवार को IGL, MGL, गुजरात गैस जैसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के शेयरों में 3 से 10% तक की तेजी देखने को मिली और इन शेयरों ने दिन के दौरान 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर को भी छुआ और वजह है सोमवार शाम बाजार बंद होने के बाद जारी हुए MGL यानी महानगर गैस के चौथी तिमाही के नतीजे, जो कि बेहद शानदार रहे हैं। नतीजों में सबसे बड़ी हाईलाइट थी मार्जिन, जो कि 15.3% से बढ़कर 24.2% पर रहे हैं, जबकि अनुमान 16% के आसपास का था। इसके अलावा कंपनी का मुनाफा 172 करोड़ रुपए से 56.2% बढ़कर करीब 269 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, जबकि अनुमान यह था कि मुनाफा 170 करोड़ रुपए के आसपास सपाट रह सकता है। भले ही कंपनी की आय 1671 करोड़ रुपए से 3.6% गिरकर
11 करोड़ रुपए के आसपास रही है, पर कामकाजी मुनाफा 256 करोड़ रुपए से 52% बढ़कर 390 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी ने 16 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की है। चौथी खबर, अपार इंडस्ट्रीज के शेयर में मंगलवार 9 मई को 18% का बड़ा गोता लगता हुआ दिखा। दरअसल इस गिरावट के पीछे वजह है मुनाफा वसूली, जो कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में आई जबरदस्त तेजी के बाद हावी हुई है। शेयर में आई तेजी की बात करें तो 6 महीने में ये शेयर करीब 90% और बीते एक साल में 318% यानी 4 गुना से ज्यादा की मजबूती दर्ज कर चुका है। सोमवार 8 मई को आए बेहद दमदार नतीजे देखने को मिले थे। चौथी तिमाही में मुनाफा करीब 83 करोड़ रुपए से 194% बढ़कर 243 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की आय 3004 करोड़ रुपए से 35.4% बढ़कर 4056 करोड़ रुपए पर रही है। अपार इंडस्ट्रीज कंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और ट्रांसफार्मर ऑयल बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। यही नहीं, ये रिन्यूएबल केबल्स भी बनाती है और दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। और तीनों सेगमेंट्स में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ के साथ साथ केबल और कंडक्टर कारोबार में अच्छी ग्रोथ के चलते नतीजों में इतनी मजबूती देखने को मिली। मार्च 2023 के अंत तक कंडक्टर सेगमेंट में कंपनी की ऑर्डर बुक 5124 करोड़ रुपए पर रही थी और मजबूत नतीजों के दम पर सोमवार को शेयर ने BSE पर 3296 रुपए 40 पैसे का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी छुआ था, पर मंगलवार को 15% की गिरावट लेकर बंद हुआ। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि कल के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि असर डाल सकते हैं। सबसे पहले नतीजों की बात करें तो दिग्गज कंपनियों में L&T और डॉक्टर रेड्डीज, ये दो बड़ी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आएंगे। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। साथ ही F&O सेगमेंट में बॉश, गुजरात गैस, एस्कॉर्ट्स कबूटा, इसके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। साथ ही रिलैक्सो फुटवेयर्स, बासफ इंडिया, JBM ऑटो, इनके भी नतीजे आएंगे। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके कल ही नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिस पर बाजार की खास तौर पर नजर रहेगी। 10 मई के कुछ और ट्रिगर्स की बात करें तो NCLT की कोलकाता बेंच में श्रेय मामले पर सुनवाई होने वाली है। क्या फैसला आता है, क्या नतीजा निकलता है, ये देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा फ्यूजन माइक्रो, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, क्योंकि 6 महीने का जो एंकर लॉक इन है, जो प्री IPO लॉक इन है, वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो उसका इंपैक्ट किस तरह का आता है शेयर पर, क्या दबाव देखने को मिलता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। 10 मई के लिहाज से डिविडेंड पर फोकस करें तो कोफोर्ज 19 रुपए का डिविडेंड की इन्होंने घोषणा की थी, उसकी एक्स डेट है। लॉरस लैब ने भी करीब ₹1.25 का डिविडेंड दिया था, उसकी एक्स डेट कल ही है, तो उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। 10 मई के हिसाब से वेल्सपन इंडिया के स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि बायबैक की एक्स और रिकॉर्ड डेट है। आपको बता दें 120 रुपए प्रति शेयर पर इस कंपनी ने 1,62,00,000 शेयर बायबैक करने की घोषणा की थी, जो कि अच्छे खासे प्रीमियम पर था और उसका कल रिकॉर्ड डेट है। तो कैसा इंपैक्ट इस स्टॉक पे आता है, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसकी कल वोटिंग होनी है, 10 मई को होनी है, तो उसके ऊपर भी बाजार की नजर रहेगी। इसके साथ साथ बुधवार का दिन है, तो कैबिनेट और CCA की बैठक होती है, वहां पर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, उसका भी असर देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। और ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा आने वाला है US के लिए, और वो है अप्रैल महीने का CPI महंगाई का आंकड़ा। कैसे रहते हैं वो नतीजे, क्या कमी जारी रहती है US में महंगाई में, और उसका बाद में फेड के फैसले पर क्या असर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो कि बाजार काफी कीनली वॉच करेगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत का और बाजार का और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स का भी दिन भर का अपडेट मिल गया होगा। तो कल आपसे इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए अपडेट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।